नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है डेली 8 बजे यहाँ पर जो मेरी हिंदी की क्लास है चलती है, तो ये टाइमिंग जो है याद रखिएगा। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े फटाफट कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप सभी को आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। डेली आप सभी को वहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स से देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि मेरी डेली 3 क्लासेज अनअकैडमी पे भी चलती है, तो आप लोग अनअकैडमी पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे मुझे जाकर के फॉलो कर लेना है। डेली मेरी 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, ये 3 टाइम पे मेरी क्लासेज जो चलती हैं, तो आप लोग मुझे वहाँ पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसे ओपन करना है और वहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो भी बना दिया है कि कैसे आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग मेरी क्लास नहीं ले पाते हैं कि अनअकैडमी पर कैसे आपकी क्लास लेनी है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है कि अनअकैडमी की क्लास कैसे लें। उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी। इस इनवाइट कोड की वजह से जो है आप लोग मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें जो है याद रखिएगा। और इसी कोड की मदद से अगर आप लोग प्लस पे भी कोई कोर्स परचेज करते हैं तो प्लस में भी इसी कोड की वजह से आप लोग जो है बिल्कुल फ्री, मतलब 10% डिस्काउंट के साथ प्लस में कोई भी कोर्स जो है ले सकते हैं, A to Z किसी भी कैटेगरी में। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ चुके हैं। अभी हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक, तो पहले क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली निर्देश स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन के लिए दिया गया है कि श्रुति सम भिन्नार्थक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। अब श्रुति सम का मतलब क्या होता है? देखिए, श्रुति सम का मतलब क्या होता है? जो सुनने में समान हो। जैसे यहाँ पर देखिए आपका प्रहार है, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ ऊपर, तो यहाँ पर प्रहार है, उसके बाद परिहार है। तो प्रहार और परिहार देखिए सुनने में एक समान से लग रहे हैं, प्रहार परिहार, तो श्रुति सम है, लेकिन उनके अर्थ जो है भिन्नार्थक है, यानी उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर उनके लिए उचित शब्द चुनना है। तो देखिए ध्यान से, प्रहार का मतलब होता है आघात और परिहार का मतलब होता है त्यागना, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पर पर्यंत है और पर्यंक है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। तो अगर हम बात करते हैं पर्यंत के बारे में, इसका मतलब होता है तक, और पर्यंक का मतलब होता है पलंग, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पवन और पावन का मतलब क्या होता है? देखिए, पवन का मतलब वायु ये होता है ना, ये हवा होता है, और पावन का मतलब होता है पवित्र। तो यहाँ पर पवित्रता मत कर देना, पवित्र होता है पावन का मतलब। तो ऑप्शन जो इसका डी है, वायु और पवित्र, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से यहाँ पर कह रहा है पाहन और पाहुन, इसका सही अर्थ क्या है? तो भाई पाहन का मतलब होता है पत्थर और पाहुन का मतलब होता है गेस्ट, यानी कि अतिथि। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है प्रस्तर और प्रस्तार का सही अर्थ क्या है? भाई, प्रस्तर का मतलब भी आपका पत्थर ही होता है और प्रस्तार का मतलब होता है विस्तार, यानी कि फैलाव। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है, प्रस्तार का मतलब फैलाव, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है परिमित है एक परिमिति है। देखो, परिमित क्या होता है, परिमिति क्या होता है? तो परिमित का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपकी एक सीमा, जो चरम सीमा होती है उसको परिमित बोलते हैं, और परिमिति जो होती है मर्यादा होती है। दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, परिमित है एक आपका, यानी कि चरम सीमा, एक लास्ट सीमा, और परिमिति क्या होती है? मर्यादा होती है। क्लियर है? परिमिति आपने सुना होगा, जैसे आप लोग आयत की परिमिति भी निकालते हो, वो भी आपकी एक परिमिति होती है। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रदीप और प्रतीप का सही अर्थ क्या है? तो प्रदीप मतलब दोस्तों आपका दीपक होता है, और प्रतीप मतलब होता है आपका उल्टा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है पानी और पाड़ी, इसका सही अर्थ क्या है? देखिए, पानी अलग है, पानी अलग है। वो पानी वो वाला पानी नहीं है जो हरियाणवी में बोल देते हैं, पानी अलग है, पानी अलग है। तो पानी का मतलब होता है जल, और पाड़ी का मतलब होता है भाई हाथ। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि परिणाम और परिमाण, ये तो सबको पता होना चाहिए। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि नतीजा, और परिमाण का मतलब क्या होता है? भाई, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। तो ऑप्शन जो इसका सी है, नतीजा और मात्रा, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि प्रबल और प्रवर, इसका सही अर्थ क्या है? भाई, प्रबल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रबल, शक्तिशाली हो, और प्रवर का मतलब क्या होता है? प्रवर का मतलब होता है जो थोड़ा श्रेष्ठ हो। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है, माफ़ कीजिएगा, शक्तिशाली और श्रेष्ठ, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है प्रसाद और प्रासाद। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो लोग बहुत गलती करके आते हैं। प्रसाद आपको पता है ना, प्रसाद क्या होता है और प्रासाद क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो प्रसाद मतलब होता है जिससे भगवान भगवान की तरफ से जो प्रसाद मिलता है वो बेसिकली एक कृपा होती है। तो यहाँ पर प्रसाद मतलब कृपा और प्रासाद मतलब होता है महल। तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पुरुष और परुष। देखिए पुरुष अलग है, परुष अलग है। पुरुष का मतलब होता है बेसिकली आपका आदमी और परुष का मतलब होता है कठोर। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है अर्घ और अर्घ का सही अर्थ क्या है। भाई अर्घ का मतलब क्या है और अर्घ का मतलब क्या है, इसका मतलब बताना है। तो अगर हम बात करते हैं अर्घ के बारे में तो इसका मतलब होता है मूल्य और अर्घ का मतलब होता है पूजा सामग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि असित और अशित का अर्थ क्या है। असित अलग है और अशित अलग है। देखिए एक छोटा सा है एक बड़ा सा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है। इसका मतलब होता है काला और अशित मतलब होता है भोधरा। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो आपसे कह रहा है अस्त और अस्त्र। अस्त जैसे सूरज अस्त होता है वो आपका अस्त होता है और अस्त्र आपका जो शस्त्र वाला होता है वो होता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो स्टार्टिंग का अस्त है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखा जाए तो अस्त्र मतलब आंसू भी होता है, तो आंसू हो जाएगा। और अस्त्र आपका हथियार होता है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि अभय और उभय का सही अर्थ क्या है। अगर हम बात करें अभय के बारे में और बात करें उभय के बारे में तो यहाँ पर अभय का मतलब होता है निर्भय और उभय का मतलब होता है जो दोनों में होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है निर्भय और दोनों, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है अमित और अमित का अर्थ क्या होता है। एक अमित है एक अमित है। तो अमित का मतलब होता है बेसिकली आपका बहुत, यानी कि आपके पास बहुत है, अमित है, अमित भंडार है। और अमित का मतलब होता है कि दुश्मन शत्रु। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है शत्रु और बहुत और शत्रु यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है ध्यान से देखिए अचर और अनुचर का सही अर्थ क्या है। अगर हम बात करें अचर के बारे में, अचर का मतलब होता है न चल पाने वाला, अचर यानी कि ना चलने वाला। और अनुचर मतलब होता है, अनुचर मतलब क्या होता है, जो आपका अनुचर होता है, नौकर होता है, वो आपका अनुचर होता है। तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ध्यान से देखिए अवलंब और अविलंब, इनका अर्थ क्या होता है। भाई अवलंब अलग है, अविलंब अलग है। अवलंब का बेसिकली मतलब होता है कि एक सहारा, और अविलंब मतलब होता है शीघ्र, यानी कि कितनी जल्दी से कोई काम हो जाए। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाए। कहते नहीं भाई कोई भी काम भाई अविलंब यानी कि देर मत करो, जल्दी कर दो, शीघ्र कर दो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो अनिष्ट और अनिष्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है। तो अनिष्ट और अनिष्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो अर्थ होता है, अनिष्ट मतलब होता है श्रद्धाहीन और अनिष्ट मतलब होता है हानि। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अश्व और अश्म का सही अर्थ क्या है। देखिए इसके बाहर आपको मे बी कोई क्वेश्चन देखने को मिले, बट यहाँ पर जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 196 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर आपको शायद ही क्वेश्चन मिलने वाला है। ध्वनि वर्ड विचार, अभी आपको सब कुछ मिलेगा, तत्सम तद्भव मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। तो यौगिक रूढ़, ये जितने भी शब्द होते हैं सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा मत समझो सिर्फ यही है, तो जितने इंपॉर्टेंट सारे करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए अश्व का मतलब क्या होता है सर, घोड़ा, और अश्म का मतलब क्या होता है, पत्थर। देखिए पत्थर के मतलब आपको बहुत मिल गए, पाहन मिल गए, प्रस्तर मिल गए, बहुत सारे ऐसे मिल गए। तो अश्म मतलब भी आपका क्या होता है, पत्थर होता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है कि अम्बुज और अम्बुधि का सही अर्थ क्या है। भाई अम्बुज का मतलब क्या होता है और अम्बुधि का मतलब क्या होता है। अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुधि का मतलब होता है सागर। तो ऑप्शन जो इसका डी है, सी है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो अभिराम और अविराम, इसका सही अर्थ क्या है। तो अभिराम का मतलब क्या होता है, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है बिना रुके यानी कि लगातार। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आज मैं अविराम मतलब बिना रुके मैं आपको 196 जो क्वेश्चन है करवाऊंगा, बिना किसी कट एंड क्रॉप की कोशिश करूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो अन्न और अन्य, इसका सही अर्थ क्या है।
तो भाई जो अन्न होता है उसका मतलब होता है अनाज, और जो अन्य होता है यानी कि उसका मतलब होता है दूसरा। तो ऑप्शन जो इसका बी है अनाज और दूसरा, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि श्रवण और भ्रमण इसका सही अर्थ क्या है। भाई श्रवण का मतलब क्या होता है और भ्रमण का मतलब क्या होता है। श्रवण का मतलब होता है सुनना, श्रवण मतलब सुनना, और श्रमण मतलब होता है बौद्ध सन्यासी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है हरि और हर इसका सही अर्थ क्या है। हरि का मतलब क्या है और हर का मतलब क्या है। तो हरि का मतलब होता है विष्णुदेव और हर का मतलब होता है हरे रंग की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो शुल्क और शुल्क, देखिए शुल्क है एक शुक्ल है, ध्यान दीजिएगा, देखने में सुनने में एक जैसे लग रहे हैं बट अलग अलग है। तो शुल्क मतलब आपकी जो फीस लगती है, एग्जाम आप देते हो, आप लोग बहुत सारी जगह शुल्क लगती है, तो शुल्क होता है। और शुक्ल का मतलब क्या होता है सर। जो शुक्ल होता है उसका मतलब होता है उज्ज्वल। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुक्ल पक्ष भी होता है, आपने सुना ही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि स्वजन और स्वजन, देखिए एक स्वजन है श्वाजन है, तो इनका सही अर्थ क्या है। तो भाई जो आपका पहला वाला स्वजन आधा सा जिसमें लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है आत्मीय, और जो स्वजन होता है इसका मतलब होता है कुत्ता, यानी कि जो डॉग्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो आपसे क्या कह रहा है स्वच्छ और श्वा इसका सही अर्थ क्या है। अगर हम बात करते हैं स्वच्छ के बारे में तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हो जाएगा सर। स्वच्छ मतलब होता है साफ और स्वा मतलब होता है सुंदर आँख। तो अगर आपको किसी की आँख की बड़ाई करनी है तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास श्वा है, यानी कि आपके पास सुंदर आँखें हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर पर आते हैं सीधे। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर सकल और संकल इसका सही अर्थ क्या है। अगर शकल और संकल की बात करते हैं तो सकल मतलब होता है बेसिकली आपका होता है बीता काल, और संकल देखिए यहाँ पर देखिए एक सकल, एक शकल और सकल दिया गया होता है वो अलग है, लेकिन सकल और संकल दिया गया है। तो यहाँ पर सकल का मतलब हो गया आपका बीता काल और संकल का मतलब होता है आपका आकार। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको गलत नहीं करना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि शारदा और शारदा इनमें क्या डिफरेंस है। तो शारदा जो है आपका उसका मतलब होता है सार भाग देन वाली, यानी कि आपका ऑप्शन जो इसका डी है सार भाग देने वाली। इसके अलावा जो आपकी शारदा होती है वो सरस्वती जी का नाम है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है सती और शती इनका सही अर्थ क्या है। तो सती की अगर हम बात करते हैं तो सती का मतलब होता है क्या आपका देखा जाए तो सती, देखिए सती सावित्री आपने सुना होगा ना। तो सती का मतलब पतिव्रता, आपको पता है ना सती क्यों फेमस थी, तो पतिव्रता के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसका बी है पतिव्रता, और शती का मतलब होता है सैकड़ा। तो ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है स्वेद और श्वेत। तो स्वेद अलग है, श्वेत अलग है। तो इसका मतलब होता है स्वेद मतलब होता है आपका जो पसीना होता है, और श्वेत मतलब सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सीसा और शीशा इनका अर्थ क्या होता है। अगर हम सीसा की बात करते हैं और शीशा की बात करते हैं तो भाई एक होता है धातु, एक होता है दर्पण। तो ऑप्शन जो इसका ए है धातु और दर्पण वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो आपसे कह रहा है सीता और सीता, एक सीता है एक सीता है, तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस सीता का मतलब होता है चीनी और सीता का मतलब होता है माता जानकी। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कह रहा है एक सुधी है एक सुधी है। एक सुधी का मतलब क्या होता है और सुधी का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो एक मतलब होता है सुध यानी कि याद, और सुधी का मतलब होता है विद्वान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो इसका एक ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप सुधी करके सुधी बन सकते हो, यानी कि याद करके आप विद्वान बन सकते हो। आप अगर चाहो तो दूसरे लैंग्वेज में ऐसे किसी को बोल सकते हो। यानी कि अब जब क्या है ना कि हिंदी को भी आप अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा यूज मिलाओ, ऐसे लोगों के साथ बात करो कि सुधी करके आप सुधी बन सकते हो। तो दूसरे को बंदे को नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप क्या बोल रहे हो। तो इससे क्या रहेगा कि वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। आपने किसी के साथ ये चीज़ मजाक किया था तो आपको वो चीज़ें दिमाग में रहेंगी। समझ में आ रहा है ना।
इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सूक्ति और शुक्ति। सूक्ति है और शुक्ति है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, सूक्ति का मतलब होता है एक जो लोकोक्ति होता है और शुक्ति मतलब होता है स्वच्छ। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर्ग और स्वर्ग का सही अर्थ क्या है? तो सर्ग का मतलब क्या होता है? सबको पता है सर, सर्ग का मतलब होता है अध्याय। आपने पढ़ा होगा ना कि पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, तो अध्याय होता है। और स्वर्ग का मतलब होता है तीसरा लोक, यानी कि आप लोग 3 लोक होते हैं ना, स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक, अलग अलग लोक होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है एक सम है एक शम है, तो इनका सही अर्थ बताना है। तो भैया जो एक सम होता है इसका मतलब होता है बराबर, और जो शम होता है उसका मतलब होता है संयम, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना? तो यार वीडियो को लाइक करते हुए चलो, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो अंत तक देखना है आपको वीडियो को। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, सूत है और सुत है, इनका मतलब क्या होता है? तो एक आपका सूत है, तो सूत का मतलब होता है आपका सारथी, और शुत मतलब होता है पुत्र, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। एक छात्र है, सबको पता है छात्र मतलब विद्यार्थी होता है, लेकिन ये जो छा वाला छा है, क्षत्रिय वाला छा है, इस छात्र का मतलब क्या होता है? तो भैया इस छात्र का मतलब आपका होता है क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रिय वाले छा का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 43 पर आते हैं। तो कह रहा है कटिबंध है और कटिबद्ध है, इनका सही अर्थ क्या है? तो कटिबंध का मतलब क्या होता है आपका? कमर बंद होता है। कटिबंध यानी कटि मतलब होता है कमर, और बंध मतलब होता है बांधने वाला, यानी कि कमर बंद, और कटिबद्ध मतलब होता है तत्पर, यानी कि तैयार। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है कि कपिश और कपीश, इसका सही अर्थ क्या है? तो कपिश और कपीश, इनका सही अर्थ अगर हम बात करते हैं तो एक होता है मटमैला, और कपीश का मतलब होता है वानरों का राजा। तो ऑप्शन जो इसका सी है मटमैला और वानरों का राजा, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो आपसे कह रहा है कली और कली, इनका सही अर्थ क्या है? एक कली है एक कली है, बहुत बार आपके पेपर में रिपीट हुआ होगा, आपने अगर नोटिस किया है तो। कली का मतलब होता है कलयुग, और कली का मतलब होता है अधखिला फूल। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रांति और क्रांति। देखिए क्रांति है एक क्रांति है, कभी कभी देखिए इस तरह से लिखा गया है ना कि लगता है कि पढ़ने में भी एक ही है। तो कांति और क्रांति अलग अलग है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो कांति का मतलब होता है चमक, क्या होता है सर? आपका चमक होता है, और क्रांति का मतलब होता है आपका उलट, कहते हैं ना कि क्रांति ला दी, यानी कि उलट फेर कर दिया, बड़ा। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 कह रहा है कि कृति और कृति, देखिए अलग अलग है, इनका सही अर्थ क्या है? तो अगर हम बात करते हैं कृति के मतलब, देखिए दोनों एक ही जैसे लिखे गए हैं बट इनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो एक कृति का मतलब रचना भी होता है, एक कृति का मतलब आपका निपुण भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कृति दोनों एक ही जैसे लिखे गए हैं बट इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंगाल और कंकाल का सही अर्थ क्या है? कंगाल कह रहा है और कंकाल कह रहा है। तो कंगाल मतलब होता है आपका दरिद्र, और कंकाल आपको पता है हड्डियों का ढांचा स्कल होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि कुल और कूल का सही अर्थ क्या है? एक कुल है एक कूल है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक होता है वंश, एक होता है किनारा। तो ऑप्शन जिसका बी है करेक्ट हो जाएगा। एक कुल का मतलब वंश होता है, एक कूल का मतलब किनारा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 कह रहा है कि ऋतु और ऋतु, देखिए एक ऋत है एक ऋतु है, तो दोनों का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऋत का मतलब होता है भाई सत्य, और ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर 52 पर। तो क्या कह रहा है? उद्धत और उद्दत, देखिए उद्धत है और उद्दत है, इनका सही अर्थ क्या है? तो उद्धत मतलब होता है उदंड, और उद्दत मतलब होता है तैयार। जो ऑप्शन जो इसका डी है उदंड और तैयार, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो आपसे कह रहा है
आत्र और आद्र इनका सही अर्थ क्या है। अगर हम बात करते हैं आत्र के बारे में और आद्र के बारे में तो इनका सही अर्थ क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है दुखी और आद्र मतलब होता है गीला। तो ऑप्शन जिसका सी है दुखी और गीला वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो आपसे कह रहा है आभरण और आमरण इसका सही अर्थ क्या है। आभरण का मतलब क्या होता है सर आभूषण, और आमरण का मतलब क्या होता है मरण तक। तो ऑप्शन जो इसका बी है आभूषण और मरण तक वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आवास और आभास इनका सही अर्थ क्या है। देखिए एक आपका आवास है और एक आपका क्या है आभास है। तो इनका सही अर्थ क्या होता है। तो सबको पता है सर अगर हम बात करते हैं आवास के बारे में तो उसका मतलब होता है क्या जहाँ पर आप लोग रहते हो यानी कि घर मकान, और आभास मतलब होता है कि झलक, मतलब कि एक झलक मिल जाए। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीर और नीड़ इनका सही अर्थ क्या है। नीर का मतलब क्या होता है भाई, नीर मतलब जल बेसिकली आपका होता है, और हम बात करते हैं नीड़ के बारे में। देखिए नीर मतलब जल और नीड़ जो होता है आपका वो घोंसला होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। तो आपसे कह रहा है कि नत और नित। देखिए नत का मतलब क्या है, नित का मतलब क्या है। तो नत का मतलब जो होता है वो झुका हुआ होता है और नित का मतलब होता है प्रतिदिन होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है झुका हुआ और प्रतिदिन ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो आपसे क्या कह रहा है देव और दैव इनका सही अर्थ क्या है। तो देव का मतलब क्या है और दैव का मतलब क्या है। देव मतलब होता है देवता और दैव मतलब होता है भाग्य। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 कह रहा है कि दीवा और दिया इनका सही अर्थ क्या है। देखिए दीवा है और दिया है, अगर इनके बारे में बात करते हैं तो दीवा मतलब होता है दिन और दिया मतलब होता है दीपक। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से स्टेशन आ गया, ट्रेन आ गया परेशान करने। क्वेश्चन नंबर आपका 60 कह रहा है दर्शन और दंशन इनका सही अर्थ क्या है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दर्शन का मतलब होता है दांत और दंशन का मतलब होता है दांत से काटना। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है दीप और द्वीप इनका सही अर्थ क्या है। तो दीप की अगर हम बात करते हैं तो इनका मतलब होता है दिया और द्वीप मतलब होता है टापू, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी तरह 62 आपसे क्या कह रहा है दारू है एक दारू है। देखिए दारू और दारू इनका सही अर्थ क्या है आपको ये बताना है बेसिकली। तो भाई देखा जाए तो दोनों बिल्कुल एक ही है, लेकिन दारू मतलब लकड़ी भी होती है, दारू का पेड़ आपने सुना होगा, और दारू मतलब शराब भी होती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर 63 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि दूत और धूत का सही अर्थ क्या है। देखिए दूत मतलब आपको पता है ना, दूत मतलब राजदूत भी हो सकता है या आपका प्रतिनिधि भी मान सकते हैं, बट यहाँ पर प्रतिनिधि ज़्यादा करेक्ट होगा। तो दूत मतलब प्रतिनिधि और जो धूत होता है उसका मतलब होता है जुआ। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि तनु और तनु का सही अर्थ क्या है। तनु की बात करते हैं और तनु की बात करते हैं तो भैया तनु का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करते हैं तनु के बारे में तो इसका मतलब होता है दुबला, और तनु का मतलब होता है पुत्र। तरिन तनुजा, तनुजा पढ़ा है ना। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 कह रहा है प्रतिहार और प्रत्याहार। देखिए प्रतिहार का मतलब स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, अब बताना है प्रत्याहार का मतलब। तो प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। प्रतिहार का मतलब क्या होता है, द्वारपाल भी होता है, और प्रत्याहार का मतलब होता है निवारण। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि बाण और बाण इसका सही अर्थ क्या है। तो अगर हम बात करते हैं बाण के बारे में और बात करते हैं बाण के बारे में, तो बाण का मतलब होता है आदत और बाण मतलब होता है तीर। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 कह रहा है बद्ध और वृद्ध इनका सही अर्थ क्या है। तो बद्ध का मतलब क्या होता है सर, बंधा हुआ, और वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा। तो ऑप्शन जो इसका सी है बंधा हुआ बूढ़ा। तो अगर आपसे कोई बोले बद्ध वृद्ध तो बंधा हुआ बूढ़ा उसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 कह रहा है बहु और बहु इसका सही अर्थ क्या है। तो बहु का मतलब क्या होता है भैया आपका बहुत, और बहु का मतलब होता है वर वधु। जो वधु वर और वधु में जो वधु होता है वो वधु होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात और वात, इनका सही अर्थ क्या है। तो अगर हम बात करते हैं बात के बारे में, बात करते हैं बात के बारे में, तो बात का मतलब क्या होता है आपका वचन, और वात का मतलब होता है हवा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वारिस है एक बारिश है। तो वारिस क्या होता है और बारिश क्या होता है। तो भैया वारिस यानी कि वर्षा वाला बारिश, देखो छोटा ई लगा है तो वर्षा वाला बारिश, और बारिश का मतलब क्या होता है समुद्र। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, चलिए क्लियर है तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वंदी और बंदी का सही अर्थ क्या है। अगर हम बात करते हैं वंदी के बारे में और बात करते हैं बंदी के बारे में, तो वंदी का मतलब क्या होता है बेसिकली आपका बहाट, और बंदी का मतलब होता है कैदी। तो बहाट और कैदी, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि बहन और वहन, इनका सही अर्थ क्या है। तो अगर हम बात करते हैं बहन यानी कि सिस्टर वाला बहन होता है, लेकिन यहाँ पर बहन अलग, यहाँ पर इसका कुछ अर्थ होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहन का मतलब सब में एक ही दिया गया, बहन बहन बहन, तो बहन का मतलब बहन ही होगा, कुछ अलग क्यों होगा। और वहन का मतलब क्या होता है, वहन मतलब होता है क्या, वहन करना, आपने सुना है ना वहन करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ढोना। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास और बास, इसका सही अर्थ क्या है। अगर हम बात करते हैं भाई वास के बारे में, तो वास अलग है बास अलग है। तो वास का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, और बास का मतलब होता है भाई कहते हैं बास मार रहे हो तो गंध मार रहे हो। तो ऑप्शन जिसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि बलि और बलि का सही अर्थ क्या है। अगर हम बलि की बात करते हैं और बलि के बारे में बात करते हैं, तो बलि मतलब होता है बलिदान, और बलि का मतलब होता है शक्तिशाली। तो ऑप्शन जो इसका सी ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। तो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि शब्द क्या है। भैया शब्द क्या होता है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह। क्लियर है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। तो आपसे कह रहा है योग रूढ़ शब्द क्या है। अब देखिए अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, अब उसके आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द पूछ रहा है क्या होता है। तो अगर हम बात करें योग रूढ़ के बारे में, तो योग रूढ़ का मतलब होता है जो सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताए, तो वो आपका योग रूढ़ कहलाता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट है। इसे लंबोदर, तो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ बताएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर बताना आपका कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो उपसर्ग प्रत्यय से रूढ़ शब्द बनते हैं, तो गलत बात है भाई, रूढ़ शब्द उपसर्ग प्रत्यय से नहीं बनते हैं। तद्भव शब्द सीधे अरे तद्भव शब्द नहीं, तत्सम शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं, और योग रूढ़ शब्द आविकारी नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगला कथन कह रहा है कि यहाँ पर अगला कह रहा है कि यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है भाई, यौगिक जो शब्द होते हैं वो आपके 2 शब्दों के योग से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहले कथन की बात करते हैं, तो संकर शब्द ग्रामीण शब्द हैं। तो देखा जाए तो यही शब्द आपका सही नहीं है, क्योंकि संकर जो हाइब्रिड होता है वो क्या होता है, 2 शब्दों का 2 अलग अलग भाषाओं का मेल होता है। तो ग्रामीण शब्द तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा, तो ये आपका सत्य नहीं है। इसके अलावा देश शब्द की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, ये भी सही बात है। और तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप है, ये भी बिल्कुल सही बात है। 3 कथन सही है, 1 कथन आपका सत्य नहीं है। 79 आपसे कह रहा है कि व्यवहार लोक में अर्थ प्रतीत कराने वाली ध्वनि ही शब्द है, यह कथन किस व्याकरण का है। तो व्याकरण का है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो व्यवहार लोक में अर्थ प्रतीत कराने वाली ध्वनि ही है। तो ये बेसिकली आपका व्याकरण में है, या आपका पतंजलि में है। तो ऑप्शन जो इसका कौन सा है सर, डी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि निर्देश दिया गया है कि इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं कुछ शब्दों के लिए, अभी जब तक निर्देश और नहीं आता तब तक के लिए रूढ़ शब्द आपको ढूंढना है। तो देखिए इसमें क्या रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो भैया रूढ़ शब्द सब पहले आपको पता होना चाहिए, रूढ़ शब्द क्या होते हैं। क्लियर है, किसी को पता है कि नहीं पता, कम से कम आपको जब तक रूढ़ शब्द पता नहीं होगा
तब तक आप लोग कैसे किसी चीज़ को आप लोग बता पाओगे। तो देखिए, रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, अलग अलग होते हैं। रूढ़ शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपके घर का कोई सार्थक खंड है नहीं है, घोड़ा, दिन, कान, ये इनके सार्थक खंड नहीं है तो आपका ये रूढ़ हो जाएगा। इसी तरह आपका यौगिक होता है। अभी जब यौगिक मिलेगा तो मैं आपको यौगिक भी समझा दूंगा क्या होगा। तो अभी रूढ़ का मतलब समझ में आ गया ना, तो रूढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो रेशम, पलंग और मलमल, तो इनका देखो अलग अलग इनको कर सकते हो। रेशम को अलग कर सकते हो, पलंग को अलग कर सकते हो, आप मलमल को अलग कर सकते हो, यानी कि इनके अलग खंड। रेशम में रेस, एक रेस का मतलब कुछ होता है, पलंग में अंग अलग हो सकता है, मलमल में मल और मल आपका अलग अलग है, लेकिन लाल के कोई भी सार्थक खंड नहीं होगे। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 81 में देखो, हल्दी, फुलवारी, सरोवर और काला, तो आप लोग देख के ही बता सकते हो। सर 81 में आपका ऑप्शन नंबर जो इसका डी है काला, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे इसको क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपका उबटन, पेट और पंकज और सलाई, तो उबटन का मतलब उबटन, पेट, देखिए उबटन में अलग अलग कर सकते हो, पंकज में कर सकते हो, सलाई में कर सकते हो, लेकिन सी ऑप्शन जो पेट है इसमें नहीं कर सकते हो। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द चुनना है। तद्भव शब्द पता है ना क्या होता है, जो आपका तत्सम से आते हैं, तत्सम से विकृत होकर बनते हैं तद्भव शब्द। तो 83 में देखिए क्या हो जाएगा आपका, सरद है, क्रूर है, कीड़ा है, ये आपके तत्सम है, लेकिन यहाँ पर लुहार जो है आपका तद्भव हो जाएगा। इसी तरह हम 84 में देख लेते हैं, पगड़ी, फाल्गुन, सियार और ठुमरी, तो पढ़ के बता सकते हो कि जो सियार है वो आपका क्या है, आपका एक तद्भव शब्द है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कह रहा है, फ्रांस है, ब्रह्मा है, पक्ष है और टोटी है। देखिए फ्रांस, ब्रह्मा, पक्ष, टोटी, आराम से पढ़ के बता सकते हो। यहाँ पर फ्रांस अलग है तो यहाँ पर ये आपका जो हो जाएगा 85 का ए, ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, तोंद, ऊषा, दूल्हा और वियोग। तोंद है, ऊषा है, दूल्हा है और वियोग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो दूल्हा है ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह 87 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, योग, जीवन और क्रोध है और आपका मीठा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मीठा जो है बेसिकली बिल्कुल सही है, मीठा जो है आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। अगले में कह रहा है, वर्ण है, मृत्यु है, दुबला और झुग्गी है, तो यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो जो आपका दुबला है वो आपका क्या है, आपका एक तद्भव शब्द है। इसी तरह 89 नंबर क्वेश्चन है, सुनार, हेमंत, तेंदुआ और पूर्व, इसमें बता सकते हो सर सभी लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनार, बिल्कुल सही सर। तो सुनार जो है आपका एक तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संतरा किस भाषा का शब्द है। संतरा सुना है सबने, संतरा देखा भी होगा, खाया भी होगा। तो संतरा जो है आपका ना तो जापानी है ना तो तुर्की है, ये आपका पुर्तगाली से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि गोदाम किस भाषा का शब्द है। गोदाम, गोडाउन आपने सुना होगा, उसी से गोदाम बना है, तो गोदाम भी आपका पुर्तगाली ही भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 92 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या कह रहा है कि अस्पताल किस भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो अस्पताल की बात कर लेते हैं। तो अस्पताल जो है बेसिकली वो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हॉस्पिटल, अस्पताल भी आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आते हैं 93 नंबर पर। तो बहादुर किस भाषा का शब्द है। जो बहादुर है वो आपका एक तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का सर, तुर्की भाषा का शब्द है। इसी तरह आपका क्वेश्चन आपका आमदनी किस भाषा का शब्द है। अगर हम बात करते हैं आमदनी के बारे में, तो आमदनी जो है आपका एक फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का सर, फारसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 95 देखिए क्या कह रहा है कि कबूतर किस भाषा का शब्द है। कबूतर की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का सर, फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 कह रहा है मुकदमा किस भाषा का शब्द है। मुकदमा की अगर हम बात कर लेते हैं तो मुकदमा जो है बेसिकली आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का सर, अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट है। देखो इसको आपको याद करना होगा, बिना याद किए नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर मैं करवा दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, इनको टिक करते हुए चलिएगा। 97 कह रहा है भाई रेल किस भाषा का शब्द है। रेल जो है आपका ये तो आपको पता है RAIL अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। 98 कह रहा है कि लफंगा जो है वो किस भाषा का शब्द है। लफंगा की अगर हम बात करते हैं तो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैसा भाई, पुर्तगाली। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका कूपन जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो कूपन आपका एक फ्रेंच शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका बी है फ्रेंच, वो यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 100 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि गिरहकट शब्द क्या है। गिरहकट जो शब्द है बेसिकली आपका संकर शब्द है, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ है गिरहकट, तो ऑप्शन जो इसका डी है संकर, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है भाई ऊट पटांग शब्द क्या है। अगर हम बात करते हैं ऊट पटांग के बारे में तो इसका मतलब है ये आपका एक देशज शब्द है, देशज निकला हुआ, इसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं है, बोलते नहीं ऊट पटांग बोल दिया, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 102 कह रहा है कि कायल शब्द क्या है। तो कायल ना तो यौगिक है, ना तो रूढ़ है, ना तो तत्सम है, ये आपका एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि पंकज शब्द क्या है। पंकज भाई क्या है शब्द, तो पंकज जो शब्द है वो आपका एक योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है सर, योग रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द मैंने आपको बताया, अब योग रूढ़ और यौगिक भी जान लेते हैं, तो पहले योग रूढ़ जान लेते हैं। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं भैया जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को बताने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज हो गया, पंकज देखिए आपको पता है ना कि पंकज का अर्थ कुछ अलग हो जाता है। इसी तरह जलज हो गया, जलज हो गया, और क्या हो जाता है चक्रपाणी, लंबोदर, दशरथ, बहुत सारे ऐसे होते हैं। क्लियर है सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। तो पुरोहित शब्द क्या है, पुरोहित शब्द के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका क्या है एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। देखिए बैटरी भी खत्म हो रही है, कोई बात नहीं, चार्ज पे लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 105 पर आते हैं। तो 105 में देखिए कह रहा है एक कुछ निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है संकर शब्द ढूंढना है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में संकर शब्द आपको ढूंढना है। तो छज्जा है, मुर्दा घर है, शैया है और दीवार है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका मुर्दा घर है, मुर्दा घर बेसिकली आपका दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है कि रिक्शा और किस्मत, रेल यात्री और आपका चाय, तो आप लोग पढ़ के ही बता सकते हो। यहाँ पर जो रेल यात्री है भैया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है रेल यात्री, वो आपका क्या है आपका एक प्रकार से एक संकर शब्द है। इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि रिक्शा, प्लेटफॉर्म, टिकट घर और प्लेटफॉर्म, फिर से देखिए प्लेटफॉर्म दो बार दे दिया तो ये तो कट ही गया, बट टिकट घर की अगर हम बात कर लें, देखिए ध्यान से टिकट घर और रिक्शा, तो यहाँ पर संकर शब्द ढूंढना है, तो टिकट घर यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कहवा, कारतूस, आलमारी और गिरहकट, तो गिरहकट अभी मैंने आपको बताया था ये आपका एक संकर शब्द है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि श्रृंगाल, लियाकत, तजुर्बा और बम वर्षा, तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका जो बम वर्षा है, देखिए बम अलग है वर्षा अलग है, तो आपका ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देशज शब्द चुनना है, कुछ ऑप्शन कुछ आपके क्वेश्चन है, तो लोटा, किश्ती और बहन भाई, तो यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो जो लोटा है वो आपका क्या है एक देशज शब्द है। अगला देखिए क्या है सोहाग, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जा रहा है सोहाग है, और एक आपका बीज है, जगमग है और लश्कर है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सोहाग यहाँ पर लग रहा है और जगमग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पर आई होप जगमग भी हो सकता है क्योंकि आपका देशज शब्द कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ज़्यादा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी, क्योंकि सोहाग का कुछ अर्थ हो सकता है दिमाग में नहीं आ रहा है, तो अगर मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर इसका कुछ भी अर्थ दिमाग में आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट लग रहा है मुझे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। तो यहाँ पर किसमिस, बाबा, गाड़ी और नमूना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो बाबा है ये आपका एक देशज शब्द से निकला शब्द है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गैस, कुश्ती, औलाद, डील डील, तो डील डील जो है आपका ये आपका एक देशज शब्द से निकला हुआ शब्द है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं, देखिए कुछ ऐसे देशज शब्द होते हैं जिनका आपको अर्थ खुद ही नहीं पता होता क्योंकि वो आपके एक क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे आप लोग लोटा बोलते हो, पगड़ी बोलते हो, कहीं कुछ और बोला जाता है, कहीं साफा बोला जाता है, सब अलग अलग बोलते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है जादू, सरसर, हवा, जहर, तो यहाँ पर भी पढ़ के आप बता सकते हो सरसर, कहते हैं ना भैया हवा सरसर सरसर करती चल रही है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो आपका एक देशज शब्द है।
अगले में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको तत्सम चुनना है, तो तद्भव चुन लिया, देशज हो गया, संकर हो गया। अब तत्सम भी देख लेते हैं। डंडा, पश्चिम, खीर और मूंग, तो आराम से पढ़ के बता सकते हो। जो पश्चिम है, देखिए ज़्यादातर जो बड़ा सा वाले शब्द जहाँ पर आ जाए ना, वो आपका एक क्या बोलते हैं, आपका एक तत्सम शब्द हो ही जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पगड़ी, अरण्य, फुनंग और चतुर, तो यहाँ पर देखा जाए तो दो में आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकती है, बट यहाँ पर अरण्य जो होता है ये आपका बेसिकली आपका एक तत्सम शब्द है। जो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। तो आपसे क्या कह रहा है, झिलमिल, साप, औषधि और भाप, तो यहाँ पर भी आप लोग देख करके आराम से बता सकते हो कि आपका यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन नंबर जो इसका डी है औषधि, वो आपका क्या हो जाएगा, शाह। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के सा होते हैं, तो ज़्यादातर जो बड़ा सा या खट्टी सा वाले शब्द जहाँ पर आ जाए वो आपका क्या होता है, आपका वही तत्सम ही होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ अपने आप को। अगला क्वेश्चन 118 कह रहा है सुहाग, नक्षत्र, दिया और गोत्र, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आपका जो नक्षत्र है ये बेसिकली आपका एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है पीठ, गोत्र, दीह और नारियल, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 119 नंबर क्वेश्चन में, तो आपका जो गोत्र है, देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, गोत्र है, पीठ है, दीह है और नारियल है। तो गोत्र यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर हमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 118 में अगर देखा जाए तो आपका नक्षत्र भी है और गोत्र यहाँ पर दिया गया, तो दोनों है। और क्वेश्चन नंबर 119 में देखा जाए तो गोत्र दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो 18 में माफ़ कीजिएगा, दोनों हो जाएगा, गोत्र हमने ध्यान नहीं दिया था, तो गोत्र भी हो जाएगा और नक्षत्र भी हो जाएगा, और 19 वाले में आपका गोत्र हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे देसी शब्द भी कहा जाएगा, तो देसी शब्द और किसे कह सकते हो भाई, आराम से बता सकते हो कि देशज जो शब्द होता है उसे हम लोग देसी शब्द भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 121 कह रहा है भाई तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। तत्सम जो शब्द होते हैं बेसिकली उनका मूल स्रोत क्या होता है, संस्कृत होता है, क्योंकि वो संस्कृत से सीधे उठाए हुए होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई संकर शब्द किस वर्गीकरण में आते हैं। अगर हम संकर शब्द की बात करते हैं तो दोस्तों ये किस वर्गीकरण में आते हैं, ये उद्गम में आते हैं। संकर शब्द देखें इनका उद्गम होता है, उद्गम होता है, रचना अर्थ इनके अंडर में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 123 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद उद्गम के आधार पर नहीं है। तो उद्गम के आधार पर कौन सा नहीं है, तो देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका रूढ़ है, रूढ़ जो शब्द होते हैं वो आपके उद्गम के आधार पर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 पर आते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो भैया शब्दों का वर्गीकरण हम लोग उद्गम, अर्थ, रचना या उपरोक्त देखा जाए तो तीनों के आधार पर कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है भी शब्द क्या है। जो भी शब्द है वो आपका एक निपात शब्द होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। देखिए वीडियो को लाइक करते हुए चलो, आप देख सकते हो ना सुबह के 3:04 हो रहे हैं, सुबह के 3:04 हो रहे हैं। अभी तक सोया नहीं हूँ, आप सबके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको कल सुबह सुबह में वीडियो दे सकूँ। तो ये सब चीज़ें आप सबके लिए की जाती है। तो आप लोग प्लीज़ एक वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं लगता कि बस किताब उठाया बना दिया। लोग कुछ लोग कमेंट करते हैं किताब उठाओ बना दो यूट्यूबर बन जाओ, आसान नहीं होता, करके आप खुद देखो पता चल जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 126 आपसे क्या कह रहा है कि माता पिता शब्द युग्म है। तो माता पिता जो शब्द युग्म है वो आपका क्या होता है, एक सार्थक शब्द युग्म है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका बी है सार्थक शब्द युग्म, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 127 कह रहा है कि प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह क्या है। तो प्रा से आपका क्या बन सकता है भाई, प्रभाव बन सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन सकती है। प्रत्येक यहाँ पर देखा जाए तो बन सकता है, तो प्रति से बनता है प्रत्येक, लेकिन प्रा से सिर्फ पूछ रहा है तो प्रभाव बन जाएगा, प्रदेश बन जाएगा, प्रपत्र बन जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक में प्रति आ जाएगा, प्रत्युत्तर में प्रति आ जाता है, यहाँ भी प्रत्येक है, तो ये तीनों तो नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 128 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से वसुधा का समानार्थी क्या है। वसुधा का समानार्थी क्या है भाई, वसुधा का समानार्थी पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वसुंधरा जो है आपका ऑप्शन जो इसका बी है ये वसुधा का समानार्थी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है कि नृत्य का तद्भव शब्द क्या है।
नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो नृत्य का तद्भव क्या होता है सर, आपका नाच होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंगुली का तद्भव क्या है। भाई आपको पता है अंगुली की अगर हम बात करते हैं तो इसका तद्भव क्या होता है, उंगली होता है। तो उंगली बोलते हो आप लोग ना, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चतुष्कोण का तद्भव क्या है। भाई चतुष्कोण की अगर हम बात करते हैं तो इसका तद्भव होता है चौकोर। क्या होता है सर, चौकोर होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 132 कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सा शब्द तत्सम है, तो चंचु जो शब्द है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, चंचु शब्द वो आपका तत्सम शब्द है। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। तो आपसे कह रहा है कि नमक का तत्सम रूप क्या है। अगर हम बात करते हैं नमक के तत्सम रूप के बारे में, तो नमक का तो जो तत्सम रूप होता है आपका लवण होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 134 कह रहा है कि सतसई का तत्सम क्या है। तो भाई सतसई का जो तत्सम होता है वो सप्तशती होता है। क्या होता है सर, सप्तशती होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ड कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिना रुके मैंने आपसे बोला था ना कि ये वीडियो आपको बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 44 मिनट हो चुका है अभी बिना रुके। देखिए बिना कट एंड क्रॉप की ये वीडियो चल रहा है और ये चलता रहेगा। मैं आपसे जो वादा करता हूँ वो करता हूँ, ये नहीं कि कट और क्रॉप करके आपके लिए वीडियो बनाऊँ, पूरी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं। तो भाई वर्णमाला जो है किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उनको वर्णमाला कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि प्रकोष्ठ शब्द क्या है। भाई प्रकोष्ठ जो शब्द है वो आपका क्या है, एक तत्सम शब्द होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग अभी तक नहीं याद है तो टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ दे चुका हूँ, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 138 क्या कह रहा है कि कपूर का तत्सम रूप क्या है। तो कपूर का तत्सम रूप क्या है भाई, कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। तो आपसे क्या कह रहा है, गुंठन का तद्भव क्या है। सॉरी, गुंठन का तद्भव क्या होता है। तो भाई गुंठन का मतलब होता है घूंघट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुठन होना चाहिए था, तो गुठन का तद्भव आपका घूंघट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 140 नंबर कह रहा है कि संविदा का सर्वाधिक उपयुक्त के अर्थ क्या है। संविदा आपने देखा है ना क्या होता है, संविदा मतलब होता है बेसिकली ठेका होता है। क्या होता है, ठेका होता है। तो बेसिकली ये सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक शब्द की पहचान करें। तो ये यौगिक शब्द की पहचान करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यौगिक शब्द, तो कक्षा अध्यापक जो है वो आपका यौगिक शब्द है। यौगिक मतलब क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो कक्षा प्लस अध्यापक मिलकर आपका बना है कक्षा अध्यापक। तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 142 क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शन का तद्भव क्या है। भाई दर्शन का तद्भव कई बार बता चुका हूँ, दर्शन होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी वाला है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि आंख शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो आंख शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो अक्षी होता है। और तो यहाँ पर देखा जाए तो आंख का जो तत्सम कह रहा है ना, तो आपका अच्छी हो जाएगा। इसके अलावा चक्षु, लोचन और नेत्र इसके पर्यायवाची मान सकते हो। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि रचना के अनुसार शब्द के प्रकार कितने हैं। तो भाई रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। भाई आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग का एक काम बनता है ना, ये चारों प्रकार आप लोग कमेंट करके बताओ, ये चारों प्रकार कौन कौन से होते हैं रचना के आधार पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। तो कह रहा है रूढ़ शब्द का चयन करें। तो रूढ़ शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शूल जो दिया गया है वो आपका एक रूढ़ शब्द है, इनका खंड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि विभूति का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो विभूति का अनेकार्थक शब्द क्या है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वैभव जो होता है वो आपका किसी भी प्रकार की विभूति का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इसके अलावा शक्ति, ऐश्वर्य, राख ये आपके विभूति के अनेकार्थक शब्द होते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के भाग हैं। तो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के भाग कौन कौन से हैं। भाई विकारी होते हैं और आपके
अविकारी होते हैं। यहाँ पर आविष्कारी लिखा है वो थोड़ा सा गलत लिखा है, बट अविकारी होगा, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 148 तरफ। अभी थोड़ा देर और रुक जाइए ना, बस 50 क्वेश्चन तो मुश्किल से और बचे हैं कि निम्नलिखित में से विरक्त शब्द कौन सा है। तो विरक्त शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जगह जगह, तो आपका ऑप्शन जो इसका डी है जगह जगह, वो आपका क्या है, एक विरक्त शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकार्थक शब्द कौन सा है। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकार्थक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो काल है, ऑप्शन जो इसका डी है काल, वो आपका एक अनेकार्थक शब्द है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। तो आपसे क्या कह रहा है कि आत्मा का अनेकार्थक शब्द क्या है। अगर हम बात करते हैं आत्मा के बारे में, तो हृदय जो है वो आपका आत्मा का अनेकार्थक शब्द है। तो हृदय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस्सी का तत्सम रूप क्या है। भाई रस्सी का जो तत्सम रूप है वो आपका रश्मि होता है। क्या होता है, रश्मि होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि हाथी का तत्सम रूप क्या है। अगर हम बात करते हैं हाथी के बारे में, तो हाथी का तत्सम रूप क्या होता है, हस्तिन होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है। तो अट्टालिका का जो तद्भव रूप होता है वो आपका अटारी होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पर। तो जूता शब्द कैसा शब्द है। तो जो जूता शब्द होता है वो आपका एक देशज शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, देशज शब्द होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यौगिक धातु है। तो यौगिक धातु यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पढ़ है, दौड़ना है, लिख है और चल है। तो यहाँ पर जो आपका दौड़ना है वो आपका यौगिक धातु हो जाएगा। अब यही पढ़ना, लिखना, चल होता तो आपका ये यौगिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दौड़ना, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 157 कह रहा है कि यौगिक क्रिया है। तो यौगिक क्रिया यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, गाना, चल देना, खाना वाना, पीना पीना। तो आराम से बता सकते हो यहाँ पर जो चल देना है, तो ऑप्शन जो इसका सी है चल देना, ये आपका क्या हो जाएगा, यौगिक क्रिया हो जाएगा। यौगिक धातु हो गया, यौगिक क्रिया हो गया। अगला कह रहा है कि इस वाक्य में क्या क्रिया क्या है। घोड़ा दौड़ रहा था। तो भाई दौड़ना जो होता है क्रिया होती है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर जो दौड़ है वो आपकी क्रिया है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन का अनेकार्थक शब्द क्या है। तो जन का अनेकार्थक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो बाजार जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाजार जो होता है वो आपका जन का अनेकार्थक शब्द नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट रहेगा। जबकि लोग, प्रजा और समूह, ये जो है बेसिकली आपके जन के अनेकार्थक शब्द होते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर। तो तम का अनेकार्थक शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आपका कह रहा है तम का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो जो प्रकाश है, ऑप्शन जो इसका सी है प्रकाश, वो आपका तम का अनेकार्थक शब्द नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पति का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो देखिए पति का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर पुरुष है, पुरुष जो होता है, पति का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पति को आप लोग स्वामी बोलते हो, दूल्हा भी बोला जाता है, कुछ लोग पति परमेश्वर भी बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो अनेकार्थक के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 162 कह रहा है कि उजाला, उजला का तत्सम रूप क्या है। उजला का जो तत्सम रूप होता है वो आपका उज्ज्वल होता है। क्या होता है सर, उज्ज्वल होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 163 कह रहा है तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो आपका जो आंसू है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। क्लियर है। तो अश्रु होता तो आप मान सकते हैं, लेकिन आंसू जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। तो आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात थे। महात्मा गांधी जो थे वो आपके अहिंसा के साक्षात थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर। तो यहाँ पर 164 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षात क्या थे, विग्रह थे, परिग्रह थे, अनुग्रह थे या अपरिग्रह थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो विग्रह थे। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि देशज शब्द है। तो यहाँ पर देशज शब्द ढूंढा जा रहा है। तो देखा जाए तो चिट्ठियाँ जो है, चिट्ठियाँ मेरे को दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो चिड़िया है और आशय है, गरम है, मज़ा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चिड़िया तो देशज शब्द नहीं होगा, गरम, आशय, मज़ा। तो यहाँ पर देखा जाए मज़ा हो सकता है। ऑप्शन जो इसका डी है,
मज़ा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है चिड़िया और मज़ा में, तो मुश्किल से देखा जाए तो मज़ा ज़्यादा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, तत्सम शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 166 में देखा जाए तो आम्र जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह आपका तत्सम शब्द है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 167 कह रहा है तद्भव शब्द क्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तद्भव शब्द क्या है, तो मुँह जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मुंह, ये आपका एक तद्भव है। बैंक आपका इंग्लिश शब्द है, नहीं आपका पता है एक तत्सम शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो डी मुंह है ये आपका क्या हो जाएगा, एक तद्भव शब्द हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं सर। तो अगर हम बात करते हैं वाचाल के बारे में, तो वाचाल किसे कहते हैं, बहुत बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्युत्पत्ति के दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के प्रकार हैं। तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार होते हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से दोस्तों आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तत्सम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो भादो, भाद्रपद, भाद्रपद नहीं है, भाद्रपद ऑप्शन अगर बी की बात करते हैं तो ये आपका तत्सम शब्द है। क्लियर है सर। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर 171 में देखा जाए तो भाप है, वाष्प है, उष्ण है और वाष्पन है। तो यहाँ पर जो आपका भाप है, तद्भव पूछ रहा है, तो ऑप्शन जो इसका क्या बोलते हैं ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिएगा 172 में क्या हो जाएगा सर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ये आपका बेसिकली संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 के बाद 173 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर 173 में अगर देखा जाए तो संकर शब्द ग्रामीण शब्द है। यहाँ पर पहला जो कह रहा है, फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये आपका देखा जाए तो संकर शब्द ग्रामीण शब्द है ही नहीं, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पर। तो गिरहकट, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या सारे के सारे। तो गिरहकट शब्द क्या है, तो भाई देखिए फिर से रिपीट हो गया तो मैं छोड़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिरहकट आपको पता है देशज शब्द है, तो यहाँ पर देशज शब्द चुनना है। तो आपको पता है लोटा जो है आपका देशज शब्द है। रिपीट हो गया, चाहे 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें बताना है आपको कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनना है आपको। तत्सम शब्द यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 176 में, तो आपका जो पश्चिम है वो आपका क्या हो जाएगा, एक तत्सम शब्द हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे देसी शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देसी शब्द किसे कहा जाता है, देसी शब्द को आपका देसी शब्द कहा जाएगा। चलिए अब आते हैं कुछ नए क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा युग्म शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा युग्म शब्द अशुद्ध है, तो पति रूपतियो। देखा जाए तो ये जो पति रूपतियो दिया गया है, ये पति रूपतियो यहाँ पर देखा जाए तो ये अशुद्ध देखने में ही लग रहा है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। तो आपको पता है संस्कृत होता है, तो ऑप्शन जिसका बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है सर, उद्गम भी है, अर्थ भी है, रचना भी है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है योग रूढ़ शब्द क्या क्या अर्थ है। तो योग रूढ़ शब्द का क्या अर्थ है। तो अगर हम बात करते हैं योग रूढ़ का मतलब क्या होता है भैया, तो योग रूढ़ देखिए रूढ़ आपको बता दिया, योग रूढ़ जान लीजिए। योग रूढ़ बेसिकली आपका क्या होता है,
ये जो सामान्य अर्थ छोड़कर परंपरागत अर्थ बताते हैं वो आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे आपका लंबोदर हो गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं। तो विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो, बेसिकली वो आपके वचन कहलाते हैं। तो एक वचन, दो वचन आपने सुना है ना, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो भैया क्या कहलाते हैं संस्कृत के वे शब्द। तो बेसिकली आपका तत्सम कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्नि, अष्ट, अश्रु, अच्छी, बहुत सारे ऐसे तत्सम शब्द हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। तो यहाँ पर सभी शब्द तत्सम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सर। 184 में अगर देखा जाए तो सभी शब्द आपका तत्सम यहाँ पर शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। पहले वाले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो अग्नि भी आपका तत्सम है, ज्येष्ठ भी है आपका, शर्करा भी और पवन भी है। तो यहाँ पर देखा जाए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो घोड़ा नहीं है, इसमें किताब, नानी, चाकू नहीं है, चम्मच, हाथी नहीं है। तो क्लियर है। चलिए आते हैं 185 पर। तो आपसे कह रहा है स्वर्ण कैसा शब्द है। तो स्वर्ण बेसिकली आपका देखा जाए तो आपका एक तत्सम शब्द है। स्वर्ण हो गया, स्वप्न हो गया, संध्या हो गया, ये सारे तत्सम होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो वो क्या कहलाते हैं। जो प्रकृति से बने हो, प्रत्यय से बने हो अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा वे बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखा जाए तो आम्र है, तो आम्र ही देखा जाए तो आपका तत्सम है, आम का होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 59 मिनट हो चुका है, 1 घंटे हो चुका है, अभी तक मैंने कट नहीं किया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का चयन करना है। तो याद रखिएगा 188 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका मुंह। जो आपका मुंह है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो आपका एक तद्भव शब्द है। जबकि बैंक, अग्नि, अमीर ये आपके देखा जाए तो अलग अलग होते हैं। देखिए अभी मैंने अमीर के बारे में बताया था, शायद दिमाग में उस समय नहीं आ रहा था। तो अमीर बेसिकली आपका एक फ़ारसी शब्द होता है। मैंने शायद उस समय कुछ और बोल दिया था, पुर्तगाली बोल दिया था। तो पुर्तगाली नहीं होता, बेसिकली आपका एक फ़ारसी शब्द होता है। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पर। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। आपको क्या करना है सर, सकर्मक क्रिया का चयन करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर लेटना, पिघलना, छूटना और तड़पाना। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो तड़पाना है वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन भैया सादर प्रणाम बोलते हैं बड़ों को। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कलश, जो आपका ऑप्शन ए है, कलश जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन जिसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्लियर है तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। तो घुड़सवार, तो घुड़सवार आप देख के ही बता सकते हो कि यौगिक शब्द है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो सी पर टिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि अजायब घर क्या है भाई। अजायब घर की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका एक संकर शब्द, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना, शब्दों से मिलकर है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मोर का तत्सम रूप क्या होता है। अगर हम बात करते हैं भैया मोर के बारे में, तो मोर का तत्सम क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा भी होगा, मयूर होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 95 कह रहा है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनना है। 195 में योग रूढ़ शब्द चुनना है। तो आपका जो चक्रपाणी है, ठीक है, चक्रपाणी, तो
कानी उंगली में पानी उंगली में जिसके चक्र होता है वो आपका चक्रपाणी विष्णुदेव कहलाते हैं। तो ऑप्शन जिसका बी है वो यहाँ पर एक योग रूढ़ हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उन्हें हम लोग बोलते हैं यौगिक धातु। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर है सर। तो 1 घंटे 2 मिनट का जो वीडियो है आपके लिए मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है बिना रुके, और एक बीच में एक गलती हुई थी अमीर शब्द को लेकर के, तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो मैं कोई कट और क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, सीधे पढ़ा रहा हूँ। तो बस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग इतना कमेंट करके बताइएगा, और इसके अलावा इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो बस यार आज के इस वीडियो में तो इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बस शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा यार, शेयर करो, लाइक करो, तभी तो आपको PDF मैं आपको इतना सब कुछ दे रहा, तो इतना तो कर ही सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।